हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। अब जो हम ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन की, तो उसमें क्या है कि हम शुरू करेंगे हिंदी की व्याकरण। और ये जो क्लास होगी ये आपकी क्लास कंटिन्यू होगी, यानी रोज़ आपको इसमें एक वीडियो देखने को सुनने को मिलेगा। और इस वीडियो में जो आपको हिंदी व्याकरण कराई जाएगी वो कंप्लीट हिंदी व्याकरण करवाने की कोशिश करेंगे, जो आपके तीसरी क्लास से लेकर कक्षा 3 से लेकर और 12 तक का आपका पूरा जो हिंदी व्याकरण का सिलेबस है उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। अपनी अपनी क्लास के हिसाब से आप लोग अपना सिलेबस देखते जाएंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम थोड़ा सा व्याकरण का परिचय लेते हैं कि व्याकरण है क्या, किसे कहते हैं व्याकरण, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए व्याकरण पढ़ना, और व्याकरण के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, व्याकरण है क्या, व्याकरण क्या है। अगर हम शब्द के हिसाब से देखें तो देखिए, इसके अंदर टुकड़े जब इसके करेंगे तो वी प्लस आ प्लस क्र और प्लस अन, ये शब्द है संस्कृत का। वी का अर्थ होता है विशेष, आ का अर्थ होता है विशेष आधार, क्रय और अन दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा कर्णम। संस्कृत का शब्द होता है व्याकरणम। तो वी का अर्थ होता है विशेष, आ का अर्थ होता है आधार और क्री अन का अर्थ होता है कर्णम, यानी कोई विशेष आधार या विशेष आधार प्रदान करना या विशेष आधार निर्धारित करना, उसे ही क्या कहा जाता है, व्याकरण। विशेष आधार निर्धारित करना। या फिर आप देख सकते हो कि वी जो उपसर्ग है, वी लगा है ना इसका पहले, वी आकर्णम, वी शब्द जो है वो अपने आप में उपसर्ग का जब काम करता है तो उसका होता है विशेष या विशिष्ट। विशेष या विशिष्ट यानी किसी भी शब्द का, वाक्य का या शब्दांश का विशिष्ट जो रूप है, विशेष जो रूप है वो हम उसको पहचान सकें, अलग से देख सकें, उसके बारे में हम जान सकें, उसकी व्याख्या कर सकें। किसी भी शब्द, किसी भी वाक्य या वर्ण या अक्षर जिसको आप कहते हो, उसकी जब हम विशिष्ट व्याख्या कर देते हैं, विशिष्ट व्याख्या जब की जाती है तो वो क्या हो जाता है, वी उपसर्ग, यानी उसकी विशिष्ट व्याख्या कर दी जाती है तो वो व्याकरण में शामिल हो जाता है। ठीक है। तो ये तो था व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, यानी शब्द से व्याकरण का क्या अर्थ होता है। कोई आपसे पूछे कि व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है तो आप क्या बताओगे कि किसी शब्द, वाक्य या वर्ण को विशेष आधार देना, उसका विशिष्टीकरण करना या उसकी विशेषताएं बताना ही क्या है, व्याकरण है। अब अगला जो क्वेश्चन इसमें उठ के आता है वो ये आता है कि व्याकरण क्यों ज़रूरी है, व्याकरण की आवश्यकता। दूसरा जो इसका पॉइंट आता है, व्याकरण की आवश्यकता क्यों है, व्याकरण की क्यों आवश्यकता है, क्यों हमें व्याकरण पढ़नी पड़ती है। बिना बात के ही एक एक सब्जेक्ट बढ़ा दिया जाता है आपके इसमें। हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी व्याकरण है, उर्दू के साथ व्याकरण पढ़ते हो, संस्कृत के साथ व्याकरण पढ़ते हो, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पे हम विचार करेंगे अभी। तो देखिए, व्याकरण की आवश्यकता क्यों है। अब आप मेरे को ये बताइए, आप हिंदी जैसे बहुत से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हम अपनी क्लास की बात करें, अपनी 12वीं तक की क्लास में देखते हैं, हम सबसे पहले हम हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं और उर्दू पढ़ते हैं। इसके बाद में हम गणित पढ़ते हैं, विज्ञान भी है हमारे सब्जेक्ट में, सामाजिक भी है। इसके अलावा जैसे 11वीं 12वीं में आते हैं तो आपके हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी भी है, आदि सब्जेक्ट हम पढ़ते जाते हैं। तो अब आप मेरे को ये बताइए
क्या आपके सामाजिक में व्याकरण है? नहीं। विज्ञान के साथ व्याकरण है? नहीं। गणित के साथ व्याकरण है? नहीं। जबकि उर्दू में आप व्याकरण पढ़ते हो, संस्कृत में व्याकरण पढ़ते हो, अंग्रेज़ी में भी ग्रामर पढ़ते हो, उसी को व्याकरण कहते हैं, और हिंदी में भी आप व्याकरण पढ़ते हो। तो देखिए, इन चारों में तो आप व्याकरण पढ़ते हो, एग्जाम्पल के रूप में दिया मैंने, 4 बाकी भाषाएं बहुत होती है, और इन 3 में आप या अन्य जो सब्जेक्ट है उनमें आप व्याकरण नहीं पढ़ते। कारण क्या है? क्यों? आखिर क्यों ऐसा है? आपको कईयों को तो पता होगा, मैंने कई बार बताया भी है क्लास में, कि ये जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, इनके साथ हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये क्या है? भाषाएं। ये क्या है? भाषाएं। और ये क्या है? विषय। विषय हमेशा अपने आप में एक अलग विशेष बिंदु होता है। जैसे आप गणित पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ गणित के तथ्य ही पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे तो विज्ञान के जो तथ्य दिए हैं वही पढ़ेंगे, और सामाजिक में आप जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब आ जाता है वो पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, ये सब क्या है? भाषाएं हैं। तो पहली बात तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाती है आपकी कि व्याकरण किसके लिए ज़रूरी है? व्याकरण किसी भी भाषा के साथ ज़रूरी है, किसी भी भाषा के साथ। जब हम कोई भाषा पढ़ेंगे तो उसके साथ हमें व्याकरण ज़रूरी है। ठीक है, नंबर 1। अब दूसरी बात कि भाषा के साथ ही व्याकरण क्यों ज़रूरी है? भाषा के साथ क्यों ज़रूरी है? दूसरी बात, इनके साथ क्यों ज़रूरी नहीं? देखो, मैंने एक वाक्य लिखा, राम आम खाता है। बहुत ही लोकप्रिय वाक्य है ये, राम आम खाता है। ठीक है, अब सीधा सा वाक्य है, राम आम खाता है। दूसरी बात, इसी को हम इंग्लिश में लिख दें, राम ईट ए मैंगो। ठीक है, राम ईट ए मैंगो। अब ये वाक्य एक भाषा में लिखा गया है, ये वाक्य दूसरी भाषा में लिखा गया है। ये वाक्य हिंदी भाषा का है, ये वाक्य अंग्रेज़ी भाषा का है। ठीक है, अब इस वाक्य को हम उल्टा सीधा कर देते हैं, राम आम खाता है, आम है राम खाता, मैंने इसको ऐसे कर दिया। क्या इस वाक्य का कोई सेंस निकलेगा? आम है राम खाता? नहीं। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ये वाला, और ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरी बात अगर हम करें कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, रोको मत जाने दो। ठीक है, ये वाक्य है। इस वाक्य में अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा अल्पविराम लगा देते हैं तो इस वाक्य का अर्थ क्या हो जाता है? रोको मत जाने दो, यानी जो जा रहा है उसको रोको, उसको जाना नहीं है, उसको जाना नहीं है, जाना ही नहीं है उसको। ठीक है, जाना ही नहीं। लेकिन यही पूर्ण विराम अगर यहाँ की बजाय हम यहाँ लगा दें कि रोको मत जाने दो, तो इस वाक्य का क्या हुआ अर्थ? कि उसको जाने दो, जाने दो, यानी इसका अर्थ बदल गया, अर्थ परिवर्तन हो गया। तो इन वाक्यों में जो शुद्ध अशुद्ध बातें हैं, जो अर्थ का अनर्थ कर देती हैं, उन सब के कुछ नियम हैं उन सब के कुछ नियम बनाए गए हैं। वाक्य का शुद्धिकरण जब करते हैं, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, शुद्ध शब्द कौन सा होगा, इन सब का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? व्याकरण से मिलता है। व्याकरण पढ़ेंगे तभी हमें सही वाक्य लिखना आएगा, सही शब्द लिखना आएगा, शब्द की सही पहचान करनी आएगी कि शब्द क्या है, शब्द कर्ता है, शब्द कर्म है। जैसे उसी वाक्य को वापस लेते हैं हम, राम आम खाता है। अब इस वाक्य में अगर पूछा जाए कि राम क्या है,
सबको पता है कि राम कोई मनुष्य है, लेकिन हमें मनुष्य नहीं बताना। इस वाक्य में राम का पद क्या है, राम की जगह क्या है इस वाक्य में। राम एक कर्ता है। आम क्या है, आम उसका कर्म है। और खाना क्या है, खाना उसकी क्रिया है। तो किस वाक्य में कौन सा शब्द क्या काम कर रहा है, किस वाक्य का क्या अर्थ निकलेगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है, इन सब का ज्ञान हमें कहाँ से होता है, व्याकरण से। ये अपना दूसरा पॉइंट। ठीक है, व्याकरण क्यों ज़रूरी है। अब इसकी परिभाषा निकल के आती है कि व्याकरण क्यों ज़रूरी है। कि अब तो आप खुद ही बता दोगे कि व्याकरण क्यों ज़रूरी है। किसी भी, इस परिभाषा को याद रखना, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने अथवा बोलने का अभ्यास करने के लिए जिस शास्त्र का मतलब होता है पुस्तक, इसी को लिख रही हूँ मैं, जिस शास्त्र पुस्तक, इसको कृति भी कह सकते हैं आप, रचना भी कह सकते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने अथवा बोलने के लिए, बोलने का अभ्यास करने के लिए जिस शास्त्र यानी किताब, पुस्तक, कृति या रचना का अध्ययन किया जाता है, वही व्याकरण है। व्याकरण क्या है अपने आप में? व्याकरण अपने आप में एक शास्त्र है। व्याकरण क्या है अपने आप में? एक शास्त्र है, एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, एक रचना है, एक कृति है। ठीक है, वापस रिपीट कर देते हैं इस परिभाषा को। क्यों ज़रूरी है कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने अथवा बोलने का अभ्यास करने के लिए, या किसी भी भाषा को हम शुद्ध रूप से अगर लिखना, पढ़ना या बोलना सीखना चाहें तो हमें किसका अध्ययन करना चाहिए? व्याकरण शास्त्र का अध्ययन हमें करना चाहिए। तभी हमारी भाषा जो है व्याकरणिक रूप से, या इंग्लिश में बोले तो ग्रामेटिक रूप से शुद्ध हो जाएगी, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी। अब तीसरा जो इसका पॉइंट आता है कि व्याकरण के अंग क्या क्या हैं, या व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। व्याकरण के मुख्य अंग कि जब भी हम व्याकरण पढ़ें तो हमें उसमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है, इसके मुख्य अंग कितने होते हैं, कौन कौन सी बातें हम व्याकरण में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इसका अंग आता है वो आता है वर्ण विचार। दूसरा जो इसका भाग आता है वो आता है शब्द विचार। और तीसरा जो इसका अंतिम भाग आता है वो आता है वाक्य विचार। व्याकरण के कितने भाग हैं? 3, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब इन तीनों के जो अलग अलग भाग हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ते रहेंगे। वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण बताए जाते हैं, जैसे आपके स्वर व्यंजन आपने पढ़े होंगे। शब्द विचार में शब्द बताए जाते हैं कि शब्द कितने तरह के होते हैं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन से शब्द अपनी हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं, वो सब इसमें आएगा। वाक्य विचार में भी वही है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वाक्य कैसे बनता है और किस वाक्य का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इन सबको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते रहेंगे। और अगला जो चैप्टर अपना होगा वो होगा वर्ण विचार। ठीक है, तो इतना जो मैंने पढ़ाया है उसको आप समझने की कोशिश करना, और अगर समझ में नहीं आए तो आप सब
संपर्क कर ही सकते हैं, आपको पता है। धन्यवाद।